स्थान पर इस पंडाल में से कई लोगों ने अपना नौगिरी दान देने की कोशिश की, माहौल बनाया, वो बधाई देता हूँ। लेकिन आइए, मैं हंसाने के लिए बुलाया गया हूँ तो थोड़ा आपको हंसाता हूँ। जी दद्दू, गोबर गणेश बताया साहब। अब क्या कहूँ, अचानक कह दिया तो मैं सोचता हूँ कि गोबर बड़ा है कि गणेश। मैं तो गोबर को बड़ा इसलिए मानूंगा कि चाहे जब सड़क पे मिल जाता है, मैं गणेश तो मंदिर में ही मिलता है, लेकिन गोबर गणेश की परंपरा हमारे देश में त्योहार के रूप में है। उनको गणपति बताया है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन गणपति से भी पूछना चाहिए कि उनको कैसा लग रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, गंभीरता से बात करता हूँ। फोटोग्राफर साहब, आपने गोटा बार घुमाया, कौन से हिस्से का लिया है पता नहीं। आज अगला एक तरफ से संतुष्टि ही नहीं हो रहा था। एक बार पिछवाड़े आके भी कोशिश करो, शायद हो जाएगा। फोटोग्राफर का काम है, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। पहली बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था। उसका अभ्यास नहीं था। उसने जैसे कैमरा मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला, स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा मुस्कुरा रहा था, बाकी लोग पड़े थे। तो आप ऐसा मत सोचना, मैं तो ये आदत है। मैं तो बात कह रहा था गणपति के बारे में, तो मुझे गणपति बना के बुला दिया है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अब सुन लीजिए कि गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। और ये तो गणपति की कृपा है कि सवारी पर नहीं बैठे हैं, वरना जो सवारी अभी तक है वो कभी की थी हो जाती है। हंसाने की बात करता हूँ, बहुत सी बधाइयों की चीज़ें हैं। कितनी बधाइयों की बात है, थोड़ा भावुक होता हूँ। शैलेश लोढ़ा का यहाँ पर आना एक चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। वो आदमी पूरी दुनिया में इतना विख्यात हो चुका है कि इतने सुदूर इलाके में उसका आना उसकी मोहब्बत ही हो सकती है, उसकी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। वो ईश्वर जैन बैठे हमारे ईश्वर भाई, जो हमेशा सुनने आते हैं, टिटलागढ़ से आते हैं, 130 किलोमीटर दूर यहाँ पर है और हमेशा आते हैं। और आज भी आए हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि यार शैलेश लोढ़ा को बुला तो लिया है, मगर वो क्या आएंगे, अभी तक तो नहीं आए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कहा नहीं, मैं जानता हूँ कि शैलेश लोढ़ा आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो ये बताने के लिए आएंगे कि वो नहीं आएंगे। तो मेरी वाणी है वो गणपति की वाणी है। बधाई इसलिए देता हूँ मैं आपको। शाम में केसरवानी साहब बताया गया था कि सारा अरेंजमेंट तो तमाम उन्होंने किया हुआ। मेरी बात को सुनिए। बधाई तो इस बात को, जरा सा मैं पीछे आवश्यक कार्य से गया था, थोड़ी देर और रह लेता तो ठंड में मेरी मूर्ति ही आपको दिखती। इतनी सर्दी है साहब, हो गई है, हो जाएगी, मगर पंडाल लगा करके आपने जो काम किया है वो बड़ा काम है, वरना हमारा काम तमाम हो जाता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि पंडाल लगाया है, वरना कल अखबार में ये खबर छपती कि भाई पता लगाना मुश्किल था कि श्रोता लोग कविता से गए कि ठंड से गए। तो बधाई वाली बात है। आइए मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, तो आप शैलेश लोढ़ा का जलवा देखेंगे, मैं जानता हूँ तो क्या कर दें। तालियों के लिए कहते हैं बार बार, मैं सुनना चाहता हमारा बिल्कुल ये मन भी अपने आज कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ताली के लिए हो तो मैं तो कहता नहीं कभी, अपने मित्रों से भी कहता हूँ कि ताली मत बजवाओ। क्या करें, संचालक को बजवाना पड़ता है। अभी उससे कह रहा था मैं, क्या मनवीर थी, ताली मत बजवा। क्या ये लोग ताली बजाने वाले हैं? क्या ताली बजाने वाले दिखा रहे हैं? मैं कहा ज़्यादा बजवाएगा तो उसको भी बजा सकते हैं, इसलिए ताली कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कॉन्फिडेंस वाले हैं, कम से कम मेरे बारे में तो शैलेश लोढ़ा हमेशा ये कहते हैं कि चौबे जी कविता कवि का नहीं, कॉन्फिडेंस का नाम है। तो ये अच्छी बात है, मुझे कॉन्फिडेंस कहा जा रहा है और मैं वाकई कॉन्फिडेंस वाला हूँ साहब। मैं बता दूँ, अपने मुझसे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। आप लोग तो बहुत संख्या में बैठे हुए हैं, मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल लेता हूँ। जी साहब, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ। अभी बरेली में प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश में साहब, वहाँ तो बहुत भीड़ आती है। 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे।
रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ, जैसा कहा, मैं ना घबराया। एकमात्र उस श्रोता के सहारे मैंने अपना काम चलाया। मैंने उससे कहा कि मित्र जरूर आप मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। आप बैठ जाओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। हास्य रस के कभी अभी आप शैलेश को देखेंगे, आप मुश्किल देखेंगे, आप अनिल चौबे का कॉन्फिडेंस सलाम करता हूँ साहब। उस आदमी ने, अनिल चौबे ने उस समय महफिल शुरू की जबकि हास्य रस या किसी भी कविता के लिए माहौल तत्पर नहीं था, फिर भी अनिल चौबे ने अपनी बात की, तो तालियां तो उसके लिए मिलना चाहिए कि जिसने क्या बढ़िया माहौल बनाया। बजा दीजिए। मैं उसके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा बैठ जाइए, राजन दिखा दीजिए, सामने बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आपका नंबर भी माइक पे आएगा। कब कौन कभी बन जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। कॉन्फिडेंस होता बताया, मैं ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं, लेकिन शैलेश जी आप भी जानते हैं कि हास्य रस के कवि के पास में कविता भली थोड़ी कम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होता है। जैसे मैं हास्य रस कवि हूँ, शैलेश हैं, अनिल चौबे हैं, या हास्य के कवि हैं। उर्दू मुशायरों में भी हास्य रस के कवि होते हैं, उनको तंज़ो मिज़ाह का शायर कहा जाता है जी। तो उर्दू का एक खास तरह का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख आप जानते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए नर्क की व्यवस्था है ऊपर, वैसे वहाँ पर मुसलमानों के लिए दोज़ख की है, क्योंकि पापी दोनों इलाकों में पाए जाते हैं। तो उर्दू का वो हास्य का शायर, बात गौर से सुनना, आपको मजा आएगा। कॉन्फिडेंस क्या चीज़, उर्दू का वो हास्य का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया, तो दोज़ख का मालिक यानी यमराज मुस्कुराया कि बेटा अब मुस्कुरा के दिखा यहाँ पे, ये दोज़ख है, नर्क है, तेरी हवा निकलने वाली है। आपने सुना होगा नर्क में भयानक सीन होते हैं पापियों के लिए, आरे चल रहे हैं, अजगर लटक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको लगा कि ये दोज़ख, ये शायर अब घबराएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला था मेरी तरह, वो ना घबराया और बल्कि वहाँ के खतरनाक सीन देख कर को जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देख करके यमराज का मनोबल गिर गया। तो यमराज को पूछा, तुझा हंस क्यों रहा है? तो उसने अपना ताज़ा शेर सुनाया कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। आ जाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 2 बच्चे अभी भी तैयार किए हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ, 2-3 और जल्द तैयार करूँ। हिंदुस्तान में बच्चे पैदा करने में टाइम ही कितना लगता है। आप तो सोचो और हाजिर। शाम जी बैठ जाइए। एक कभी को दिक्कत होती है, कोई खास बात नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस से काम चला रहा है। हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। तो दोस्तों ये वही महफिल है, आ गई ये महफिल, आप खूब मजा लेंगे। आज की रात सार्थक होने वाली है। आयोजकों के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। क्या बात है। आइए अब मैं आपको थोड़ा बनाता हूँ माहौल। फिर मंगीर मधुर बहुत शानदार कवि वीरस का है, बढ़िया संचालन कर रहा है। उसके बाद में शैलेश थोड़ा से ऊपर और ले जाएंगे, तब तक मैं आपके बीच में हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं 35-36 साल का पुराना कवि हो गया हूँ। अब मैं लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाता हूँ। एक ज़माने में सुनाते थे, लेकिन अब तो कम समय है, लंबी कविताएं सुनाना भी नहीं चाहिए। एक्सीडेंट, हाँ आप समापन में सुनाऊंगा मैं आखिर कविता फिर कह रहा है, लेकिन आइए थोड़ी देर आपको हंसाना चाहता हूँ। लंबी कविता कोई नहीं सुनाएगा, मैं भी नहीं सुनाऊंगा। लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। एक कवि ने बहुत लंबी कविता कार्यक्रम में सुना दी तो सामने बैठा कि VIP लंबा हो गया। लंबी कविता सुनते वही लंबा हो गया। तो उस पर हत्या का मुकदमा चला। तो जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, मैं तुमको फांसी की सजा देने वाला हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। छोटी छोटी कविताएं, बिल्कुल छोटी 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 कविताएं सुनाता हूँ, इशारे की कविताएं। आजकल इशारे करता हूँ मैं, समझदार काफी। बैठ जाइए साहब, आप भी बैठ जाइए। इशारा है, देखिए शायद पसंद है। साली ने जीजा से कहा
क्या बात है। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। अगर बात अच्छी लगती है तो खिला सकते हैं। बस यही चाहता हूँ, हम लोग आपको खोल रहे हैं साहब। आज के कविता के दूसरे कविता के कह रहे हैं वंस मोर और कितना पास कराओगे? और वंस मोर तो करना ही नहीं चाहिए, वंस मोर संभव नहीं होता साहब। वंस मोर आप बोल देते। पर वंस मैं कॉलेज के ज़माने में एक नाटक किया था, मतलब पात्र था नाटक में जी। तो आखिर में क्या होता है कि मैं चक्की मार के अपनी छाती में गिर पड़ता हूँ। रोल मैंने इतना बढ़िया किया कि एक ने कह दिया वंस मोर, मैं फिर खड़ा हुआ, चक्कू उठाया, फिर मारा, फिर तीसरा वंस मोर। मैंने कहा यार मैं आपको पात्र हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, बार बार एक बार मैं ठीक से सुनो वंस मोर। अभी इन बच्चों को उनके माता पिता ले जाए। माता पिता होशियार है, घर में बच्चों को भेज दिया 4 बजे संभाल के। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, वो बच्चे खेल रहे हैं, उनको दंड दिया जा रहा है, कविता सुनाने को लाग रही है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। गाने का बोलो तो खाली हूँ, जिनका कविता में इंटरेस्ट नहीं हो जाए। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। आइए थोड़ी देर इसी प्रकार के माहौल में रहिए, बारीक बारीक इशारे आपको देता हूँ। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी, 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। क्या बात है, क्या बात है। बस मैं कुछ नहीं, ईंटें लगा रहा हूँ ताकि आप शैलेश लोढ़ा तक पहुँच करके बिल्कुल हास रस की झोली पर चले जाए। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैं सोचता हूँ कि दूसरी भी ही इतनी सुंदर होती तो दोनों आंखें एक दूसरे को देख रही होती, तो उस बेचारी को कौन देख रहा होगा। आप जरा मेरे इस डिक्शन का मजा ले रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। आइए, आपकी परीक्षा है। एक छोटी सी बारीक बात और, ये तो आपको बहुत ही पसंद आ जाएगी क्योंकि समझ में भी आ जाएगी। मजा लीजिए साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, लेकिन मजेदार बात कर रहा हूँ, आप दाद देंगे, सुनिएगा। किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, वाह, पढ़ा कि कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है धीरे धीरे आप तक आऊंगा मैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है? यही चाहता हूं कि आप ऐसे रहें। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती है। वाह! एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप पे हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। बहुत अच्छे। आज का हास्यमंद इसी प्रकार का है। उस प्रकार करने के पहले ये और वो, आज तो इशारे में बात करो और निकल जाओ धीरे धीरे, अच्छी बात है। आइए एक और छोटी सी बात मैं आपकी दाद चाहूंगा, अगर आपको मजा आता हो। वो शैलेश भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म ग्वालियर पर एक लड़का, नौजवान लड़का और उसकी सहेली नौजवान लड़की, किसी कॉलेज में दोनों पढ़ते होंगे। आज के ज़माने के नौजवान थे, ब्रेक गाड़ी आने में टाइम था, दोनों बड़े टाइम पास कर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बतिया रहे थे, किलोल कर रहे थे। किलोल मस्त जवान थे, नौजवान थे। मैंने देखा 50 फुट की दूरी पर 2 अधेड़ भी खड़े हुए थे जो उनके किलोल से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे। तो एक अधेड़ ने दूसरे अधेड़ से क्या पूछा, उनकी मस्ती देख करके अधेड़ ने दूसरे अधेड़ से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है?
असल में वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले, क्योंकि अधेड़ों से जवानों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। साइकोलॉजी है भाई। तो एक अधेड़ ने दूसरे से पूछा, दूसरे का जवाब सुनना। तो एक पहले वाले ने दूसरे से पूछा क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा मुस्कुरा के बोला नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बात कहने का तरीका होता है। मैं तो अच्छी ही बातें कहना चाहता हूँ। आपने दाद दी, आपने समझा, ये मेरा भाग्य है। मैं कभी कभी मेरा दुर्भाग्य भी आड़े आ जाता है। डॉक्टर्स डे पर ग्वालियर में मैंने, डॉक्टरों ने मुझको हायर किया, 5,000 रुपये देके बोले चौबे जी आज डॉक्टर डे है, जनता हमारे बारे में भ्रांतियाँ रखती है, अनशन बात करती है, आप ये 5,000 रुपये रखिए और जनता को बताइए कि हम डॉक्टर क्या करते हैं उनके। तो मैंने जनता को बता दिया। अच्छी बात कही, वैसे मैंने आप भी सुनिए। मैंने लोगों से कहा कि भाइयों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है। डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना है कि भगवान के पास जा रहे हैं। देखिए आपकी ताली और हंसी बता रही है कि मैंने बात अच्छी। बहुत अच्छे। कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। जनता ने ताली बजा दी, मगर डॉक्टरों ने मुझको बजाया। बोले क्यों, मैं तेरे को 5,000 रुपये इसी के दिए थे क्या? हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था? मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहा मैं तो अच्छे ही बोल रहा था, मगर जनता आपके बारे में क्या बोलती है वो भी सुन लीजिए। मगर डॉक्टर साहब, जनता के लिए, मैं डॉक्टरों के लिए कहती है कि जब आदमी, भगवान आदमी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है आगे आप समझते। लेकिन हम भी टेंशन में पड़ जाते हैं। साहब हंसाने वाले लोग कहते हैं कि हास्य कभी लोगों का टेंशन दूर करता है, मगर कभी कभी हाथ रहता, कभी भी टेंशन में पड़ जाता है। पिछले दिनों मेरा एक ऑपरेशन हुआ, मैं जिंदगी भर स्वस्थ रहने वाला आदमी रहा। दुर्भाग्य से 6 महीने पहले एक छोटा सा मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ, तो फिर जाना पड़ा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास। तो बड़ा घबरा रहा था मैं, क्योंकि मैंने कभी औजार देखे नहीं थे, ऑपरेशन हुआ नहीं था। तो मैं अस्पताल में डॉक्टर के सामने ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, डॉक्टर मेरे सामने खड़ा हुआ था। डॉक्टर भाग गया कि ये घबरा रहा है, तो धीरे से पूछा घबरा रहे हो? मैं कहा सामान घबरा रहा हूँ क्योंकि पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला मेरा भी पहला ऑपरेशन है, मगर मैं तो नहीं घबरा रहा। मैंने कहा भाई तेरा ऑपरेशन तेरा कोऑपरेशन है, मेरा क्या भरोसा, और तेरा भी क्या भरोसा। फिर मैंने देखा साहब एक सील के डॉक्टर के बीच में और मेरे बीच में एक फूलों का बड़ा हार पड़ा हुआ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये हार किस लिए है? तो डॉक्टर बोला कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे, तो मेरा पहला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, वरना आपके काम को आ ही जाएगा। ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं दोस्तों, तब जाकर के मुसीबत सामने आती है। जब बच्चे बच्चों को, ये बच्चे से कह रहे हैं मुझसे कह रहे हैं बैठ जाएगा, तो बच्चों को तो कैसे रोक सकते हैं? बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, आप ही नहीं रोक पाए तो हम क्या रोकें? रोकना की जिम्मेदारी तो आप ठीक है। से बच्चों से बात कर ली जाए, ऐसा बच्चों के बारे में आइए, बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता मैं अपनी कविताओं में आपको बच्चों से मिलाता हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं और बच्चों के संग में कैसा बर्ताव करना चाहिए। मरी आना जाना बंद कर दीजिए, चाय भी आ गई है, ब्राह्मण काम पे लगा है, चाय दूसरे के लिए आ गई है। ब्राह्मण का दुख ब्राह्मण ही जानता है। हाँ भैया, राजन जी खुद देख गया, मैं देख लिया कि डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। जल्दी कर जल्दी कर, बच्चों की बात करता हूँ मैं, आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। बच्चों से जो मैं आपको मिलवाऊंगा, आपको तो अपने घर में बच्चों से नहीं मिल सकते। आइए बच्चों की साइकोलॉजी और मास्टर की साइकोलॉजी। आज भी इस देश में मास्टर के बच्चों के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि जनरेशन गैप बना हुआ है। बच्चे किसी ज़माने में भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो गए हैं। उनके पास में ज़्यादा धैर्य नहीं है, मास्टर की ऊटपटांग सवाल नहीं सुन सकते। मास्टर आज भी वही बीड़ी खेचू 16वीं शताब्दी का, बीड़ी खेचू टोपी लगाया हुआ, और बच्चा 21वीं शताब्दी का, दोनों प्रॉब्लम रहता है। आइए मिलवाता हूँ। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा, लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। वाह, लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला अब लालू दूध देगा।
बात गलत हो तो बताइए साहब, सवाल ही भोंडा था। आपने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों? लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर बनाओ तो बना दिया। अब लालू दूध देगा, और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया, वरना आप तो जानते हैं कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। मैं आपको सही बात बच्चों से मिलवा रहा हूँ। बच्चा भोला भाला लेकिन बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा। ये एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। एक सेकंड में बोल दिया कि बता दी, बाप की बोलती बंद कर दी, मेरी भी कर दी। इसीलिए कहता हूँ कि बच्चों से ठीक ठाक बोलो, वरना बच्चा गड़बड़ कर सकता है आपके साथ में। मास्टर सुधरने को तैयार नहीं, वही 100 साल पुराना सिलेबस, खालिस्तान भरो। खालिस्तान भरो बच्चों से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? खालिस्तान तो हिंदुस्तान में है कहाँ? तो पहले बच्चों से भरा हुआ है। लेकिन मास्टर के पास में सिलेबस नहीं है, तो मास्टर खालिस्तान भरवा रहा था। बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। आप सब जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावती है। बच्चा नहीं जानता था, उसने कभी हज सुनी नहीं, तो अपने IQ से जवाब दिया, भरो बिल्लू 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। बिल्लू ने भर दिया 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। मास्टर ने दिया चाटा, अबे टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को चली? तो बिल्लू बोला, माँ साहब क्या बात करते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती। और वो तो आपकी बात रखने के लिए बहुत चलवा भी दिया। वरना माँ साहब हज तो आपको ही जाना पड़ता। बच्चों के पास की बात है, छोटी छोटी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। बच्चे बड़े शार्प हैं। और एक मजेदार बात सुन लीजिए। क्या बात? वो खुद भी तो भंडा था। साइकोलॉजी थोड़ी देर आपके बीच में हूँ। जी जी जी। मास्टर और बेचारा बच्चा, उसका हेडमास्टर जवाब ऐसे देता है। एक और बारीक बात सुन लीजिए, ज्यादा मजा आपको आएगा, आप लोग बढ़िया सुन। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू वाला बोला, मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। बच्चे ने अपनी तरफ से सही जवाब दे दिया। मैं मास्टर को बीड़ी खींचू, बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? मास्टर हम लोग 20 भाई। सुन लिया यार, ये बता पिताजी क्या करते हैं? आपको बताया ना हमारे साहब कि हमारे पिताजी हम लोग 20 भाई बहन हैं। तो मास्टर ने चाटा दिया, अबे ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला, मास्टर साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसके पास में रचनात्मक कार्य के लिए समय कहाँ बचता है? अंतिम बात, क्योंकि बच्चा बीच में आ गया था इसलिए मैं सुना रहा था। आइए यहाँ की बातें हैं, मगर बच्चों पर एक अंतिम बात आपको सुनाता हूँ, खूब तालियां मुझे मिलेंगी, मैं जानता हूँ। एक और मास्टर ने बच्चे से एक अजीब सवाल पूछा, बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क होता है? माँ और बाप में क्या फर्क है? बच्चा बोला, सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, माँ बाप कहने से बंद हो जाता है। आप खुद बोल के देखिए, माँ बाप। बच्चा ये कहना चाहता है, माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। तो बच्चा आ गया था। थोड़ा ट्रैक और थोड़ा सुनाता हूँ क्योंकि बड़े उससे बुलाया है आपने, वरना मैं देर तक पढ़ने वाला नहीं हूँ। और कभी कभी तो मुसीबत आती है, हमारी कविता सुन के सामने वाले को कब कविता पढ़ने का शौक चढ़ रहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। सत्य बता रहा हूँ, मैं गया था IIT रुड़की में जी। मेरा नंबर कविता पे आया, माइक पर आया तो नौजवान सामने से आ गया, तो वहीं का स्टूडेंट था। नौजवान था, मुझसे बोला कि अंकल अगर आप मुझे 2 मिनट का मौका देते हैं तो मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ, और आपसे पहले सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आपके बाद मुझे कौन सुनेगा। मैं अपनी प्रशंसा सुन के उसकी बात में आ गया। बोले 2 मिनट का मौका दीजिए। मैंने 2 मिनट का मौका दे दिया। माइक पर आने के बाद में उसने मुझे कोई मौका नहीं, वो तो चिपक ही गया। आगे जो कुछ हुआ वो सच्ची घटना है, वो भी सुन लीजिए। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया, क्या बात है? केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा,
कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा कुर्ता देख के कविता खा गया। बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा कुर्ता देख के कविता खा गया। बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। शैलेश लोढ़ा ने मनवीर मधुर से कहा, यह कुर्ते से नहीं मानेगा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। उसने पजामा स्कीम सुन ली और दहाड़ कर बोला, खबरदार जो पजामे को हाथ लगाया उधार का है, पड़ोसी से मांग के लाया हूँ। और असली कारण यह है कि केवल पजामा ही पहन के आया हूँ। थोड़ा सा मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा आपको जहाँ पे आपको पहुँचना होगा। आज की रात शैलेश लोढ़ा की रात है, अन्य कवियों की रात है, और ये हाँ आपकी रात, हम सबका भगवान मालिक है। आइए, वो खाने पीने की बात हो रही थी। अब एक एपिसोड ये भी सुन लीजिए जी। ब्राह्मण हूँ साहब, अभी चाय को मिल गई, अभी मुझे मिलेगी अगर बचेगी। ब्राह्मण हूँ चौबे, और ब्राह्मणों का दर्द आप पहली बार किसी ब्राह्मण से सुन रहे होंगे। इस देश में जो बुरा हुआ है ब्राह्मणों के साथ, वो मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ। ब्राह्मण भी काम करना चाहता था, लेकिन इस शहर के देश के लोगों ने, जातियों ने, हिंदू समाज की जातियों ने ब्राह्मण को निकम्मा बना दिया। आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 जातियाँ होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। वैश्य, क्षत्रिय, हरिजन ब्राह्मण से कुंठित थे। बोले सारा बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाना चाहिए। तो क्षत्रिय, वैश्य, हरिजनों के नेता गए ब्राह्मण के पास में, उससे कहा कि आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। यह ब्राह्मण को क्रमशः निपटाने का प्लान था कि फुकट का खिला खिला के कैरेक्टर खराब कर दो, एक दिन ये कटोरा लेकर सड़क पर मिलेगा। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला समझेगी कि षड्यंत्र। फुकट का ऑफर मिला तो खूब खींचा, शताब्दियों तक मुफ्त खाया, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, कोई पूछता नहीं। जातियों का प्लान सक्सेसफुल। ब्राह्मण देवता प्राय दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। बात गौर से सुनना, सब साइकोलॉजी बता रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के भाव बढ़ जाते हैं। हर ब्राह्मण एक टुइया से टुइया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। चारों ओर से निमंत्रण आते हैं, हमारे बाबा का खा लो, नाना का खा लो। जिन बाबा और नाना को लोग जीते जी ठीक से नहीं खिलाते, उनको मरने के बाद में ब्राह्मण के माध्यम से खिलाते हैं। ये झूठ है, ये ढोंग है। मैं खुद श्राद्ध का नहीं खाता, क्यों खाऊं? जब मैं जिंदा हूँ तो खुद अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं? लेकिन क्या करूं, ग्वालियर में हूँ, चौबे हूँ, ब्राह्मण हूँ, बहुत बुजुर्ग भी आते हैं श्राद्ध पक्ष में। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं, श्रद्धा का खाता हूँ। क्या बात है, वाह। वो समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैंने बात अच्छी है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं, श्रद्धा का खाता हूँ। वो समझा नहीं, बोला क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊंगा? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले जब नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तो मैं गुस्से में आ गया, मैंने तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो आज तेरा मन आके लौटूंगा। फिर मैंने अपना जलवा दिखाया, गुस्से में गया उसके पिता के घर में श्राद्ध खाने, पालती मार के बैठा। 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। मैं जानता था बोलेगा ये, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूँ तो मैं ब्राह्मण। महाराज इतने गुस्से में हूँ कि नॉनवेज भी खा सकता हूँ। ठाकुर ऐसा भागा, फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं, मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब भी दिख रहे हैं।
तो दोस्तों असल बात तो यह है कि ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। ऐसे थोड़ी देर में आपके बीच क्योंकि जैसा कि शैलेश जी ने कहा, मैं आपको अपनी आलकने जरूर सुनाऊंगा जो एक नया ट्रेंड इधर शुरू किया है। और वाह वाह क्या बात है, ही ने वाह वाह क्या बात वाले कार्यक्रम नहीं आलकने को देश में पॉपुलर किया है। तो मैं शैलेश सोड़ा का, सब टीवी का और वाह वाह क्या बात है का बड़ा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आलकन जैसी विधा भी यहाँ तक पहुँची। लेकिन मैं एक एपिसोड और सुनाना चाहता हूँ जिसमें बड़ा दुखी रहा। लोग हमको ब्राह्मण कहते हैं, बहुत खाता है, मैं बहुत कम खाता हूँ। किसी को भरोसा ना हो तो कल अपने घर बुला के सुबह देख ले। आप हमारे मालिक हैं, लेकिन एक बार मैं आपका खाना खाना आ गया तो भगवान आपका मालिक होगा। तो मैं खाता तो बहुत कम हूँ, लेकिन वो छेड़ देता है कि बमता है, बहुत खाता है, तो फिर मैं अपना जलवा दिखा भी देता हूँ। जैसे एक बार दिखाया मैंने ग्वालियर में, हमारे यहाँ एक है मुझसे बहुत चिढ़ता है आदमी, उसका धंधा बहुत गिर गया, बिजनेस खराब हो गया, बुरे दिन आ गए, तो उसने 10 लाख रुपए बैंक से लेकर के शाकाहारी भोजनालय खोला और दुकान अच्छी चले शुरू में करके बड़ा सस्ता रेट रखा था। इस जमाने में 25 रुपए में थाली, बाहर बोर्ड लगा दिया 25 रुपए में थाली, जिसमें 6 रोटियां शुद्ध घी वाली, 2 दालें, 2 सब्जियां, पापड़, रायता, दही, वही दुनिया भर का आइटम लिख दिया कि 25 रुपए में तो इतना पाए और 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाए। 50 रुपए वाली पंक्ति मेरे को काफी आकर्षक लगी। ओपनिंग दूसरे दिन था, मैं 11 बजे 50 रुपए लेके पहुंचा। पहला ग्राहक मैं था और आखिरी भी। सुबह 11 से लेकर के रात 9 बजे तक मैंने किसी को घुसने ही नहीं दिया। तो मैं ही डटा रहा मोर्चे पे, हैरान होकर के देखता रहा। पूरा स्टाफ बनाने वाला है, स्टाफ तक ने लंगर में खाया। रात के 9 बजे दुकान बंद होने के टाइम पर जब मैं बाहर निकला, पेट पर हाथ फेरता हुआ, तो दुकान का मालिक बड़ी जलती निगाहों से मुझे देख रहा था। दूसरे दिन मैं फिर 50 रुपए लेके पहुंचा, तो वहां पे एक नया बोर्ड लगा था, यहाँ केवल मनुष्यों को खाना खिलाया जाता है। पहले दिन उसकी हवा निकल गई, दूसरे दिन मेरी हवा निकल गई। शांति होम, शांति होम। नौजवान प्रेमियों को देता हूँ आलपिन में एक मैसेज में कि नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगी, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। नौजवान प्रेमियों, मत पड़ो, शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। एक आलपिन और सुन रहे हैं, आपको सुना रहा हूँ। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? बोला जिस दिन आ जाओ। मैंने क्या मुझसे मनवाएगा क्या भैया? क्या पता क्या कहना चाहते हैं। कोयल ने कौवे से पूछा, ये भी सुनिए, सुनवा रहे हैं। कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। मर्द की हालत बेचारे। कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। और एक आलपिन, चूहा कहीं भी, बहुत छोटी है, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। क्या बात है, क्या बात है। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। और एक सुन लीजिए साहब, महिलाओं से क्षमा चाहता हूँ कि बीवी एक तो जीने नहीं देती, गौर से सुनिएगा मजा, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। अपने जीवन को सार्थक रहे। बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। एक ने पूछा मुझसे पत्रकार ने कि औरतें करवा चौथ क्यों रखती हैं? मैंने कहा इसलिए कि दूसरे जन्म में भी बर्तन मांगने के लिए यही मुआ मिले। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मर्द क्यों नहीं रखते? मैं कहा डरते हैं कि फिर यही नहीं मिल जाए। तो बेसिक फंडा तो ये है, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और देखिए एक बात में सुना करके अपनी भूमिका समाप्त करूंगा मैं यहाँ पर, और एक अंतिम ही सुन लीजिए, आप तो मजेदार है, फिर बीवियों पर है और सार्थक बात है शायद
चूड़ी के बारे में, सुहाग का प्रतीक है चूड़ी, औरतें पहनती हैं, हिंदू औरतें पहनती हैं, सभी पहनती हैं, और चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन ये अच्छी बात मेरे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुई। मेरे घर में ग्वालियर में कमलाबाई नाम की स्त्री आती थी काम करने के लिए, तो छोटे समाज की थी, सेंसिटिव ज़्यादा रहती है इस प्रकार के होते हैं, सुहाग के लिए 20-20 कांच की चूड़ियाँ पहनती थी अपने दोनों हाथों में साफ, दिन भर वो काम करती थी, दिन भर चूड़ियाँ खनकती रहती थी, मेरे को डिस्टर्ब होता था। एक दिन मैंने बीवी से कहा कि इसको समझाओ कि 2 चूड़ियाँ पहन के आ जाया करे, क्या फर्क पड़ता है। तो बीवी ने मुझको डांट दिया, उसका सुहाग उतरवाओगे। ये छोटी सी घटना ने मुझे आलपन दी है, अंतिम आलपन आपकी सेवा में, कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। मैं चाहता हूँ एक और कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात। अब तो इंजन तक कह रहा है कि बंद कर दिया। क्या रेलगाड़ी सुनाता हूँ यार। एक बार हरा वाला बोल दो प्रदीप भाई। क्या बोल दूँ? हरा वाला बोलने में तारा फूट तो मच जाएगा। क्या रावण वाला? हरा सिंदूर, अरे वाह वाह। तो अब छोड़ भी दो, कहाँ तक हरा हो गया। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन आज आपने बहुत बढ़िया सुना है, और असल में अपने मित्रों के लिए माहौल बनाने के लिए मैंने आइए कहा है तो सुनाता हूँ। कविता रेलगाड़ी निकल रही है तो रेलगाड़ी पे सुना देता हूँ। एक खास तरह से कविता है जी दद्दू, जिसके लिए कह रहे हैं मुझे शायद याद ना है। एक खास तरह से कविता है रेलगाड़ी। हाँ भाई याद सुना, वो रुक नहीं जाए मेरा डर ये, और ड्राइवर यहाँ पर आ जाए। शैलेश ओढ़ा बहुत पॉपुलर आदमी है, हर आदमी एक बार रेलगाड़ी में बैठो, इंजन का ड्राइवर कह रहा था कि आप चलो। शैलेश ओढ़ा से उसको देख के ड्राइवर ने इंजन ही रोक दिया। बोले साहब आज ये चला के, तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, सीन आते हैं तो हाथ कविता उठाता हूँ मैं। आज तो हम लोग अच्छा पैसा मिलता है तो हम एसी वेसी में चले जाते हैं, पर आज से 40 साल पहले एसी तेसी में जाते थे, यानी जनरल बोगी में जाते थे। जनरल बोगी में आपने कभी यात्रा नहीं की? बड़े लोग उसको जनरल बोगी इसलिए बोलते हैं कि उसको यात्रा करते करते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। आप तो ब्रॉड गेज हो गया पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आज से 30 साल पहले नहीं था। मैं बाड़मेर के इलाके में गया राजस्थान में, तो वहाँ पर मीटर गेज सुना मैंने, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड साहब मीटर गेज किसको कहते हैं? वो बोला बैठ के देखो। मैंने बैठ के देखा, उसको मीटर गेज ठीक ही कहते थे। वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। उसकी स्पीड देख करके तो मैं दंग रह गया। उससे ज़्यादा स्पीड से तो मैं नींद में चल लेता हूँ। तो मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड साहब अगर मैं फ़ोन करके आ जाऊँ तो दौड़ के गाड़ी पकड़ लूँगा क्या? गार्ड बोला बहुत तेज़ मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। उस गाड़ी में जो कुछ भी हुआ घंटा का क्या कैसे सुनाता हूँ। रेल की जनरल बोगी में 40 साल पहले इस गरीब कवि का सफर। ये तो भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर कूदने लगे। तब ये कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया। हमने कहा यार बाकी 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे को उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, गाड़ी स्पीड पकड़ रही। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कई जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साक्षी। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना।
तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो बोरे भी घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हो तो आपकी गोद में ही लड़ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। ये सीन गौर से सुनिएगा। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। एक ऐसा हो जाता है जंगल को, क्योंकि जाने की जगह ही नहीं है, जाएगा ऊपर भी कोई बैठा। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। तो सिर उठाकर चल रहा है, कौन है कौन है? साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, गोद में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, कुछ और भी प्रदान कर सकते हैं। कृपया माफ कर दीजिए। ऊपर से आवाज आई, क्षमा कीजिए बड़े भाई, पानी नहीं है, गोद में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर दीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा जी। कभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, मैंने देखिए, कभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? दूसरा बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला, पंखे कहाँ हैं? कोई बोला, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। पंखों पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा दे गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक यात्री बर्थ का अंतिम हिस्सा सुना रहा हूँ। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, अपनी आंखें मलता हुआ, फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। एक अंतिम सस्पेंस का सीन आप रुक ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। चौथा, हमने कहा, यार काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है, दरअसल रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है।